एक आदमी कोर्ट में खड़ा है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसे गुनहगार ठहरा देती है। उसके पास हाई कोर्ट जाने के पैसे नहीं और इस सड़े हुए सिस्टम से लड़ने की हिम्मत भी नहीं बची। उसी रात वो खुदकुशी कर लेता है। दूसरी तरफ है नेहा राजवंश, एक नई नवेली वकील जिसने आज तक एक भी केस नहीं जीता। उसके पिता रवि राजवंश देश के सबसे बड़े वकील हैं जो आज तक एक भी केस नहीं हारे। नेहा को पिता की लॉ फर्म में जगह चाहिए, पर शर्त है लगातार 10 केस जीतो। और आखिरी केस में उसके सामने खड़ा होता है खुद उसका बाप। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर है, ये बात बस किताबों में लिखी रहती है। असल में इस गंदे सिस्टम का कानून सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पैसा और पावर है। यहाँ हिसाब सीधा है, जो दोषी साबित हो गया वो गुनहगार और जो बेगुनाह साबित हो गया वो पाक साफ, फिर चाहे सच कुछ भी हो। और इसी सिस्टम की बलि चढ़ता है वो आदमी जिसकी बात हमने अभी शुरुआत में की। कुछ ही दिनों में सब उसे भूल जाते हैं, मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका एक ही उसूल होता है, विक्टिम को इंसाफ दिलाना। ऐसी ही एक नौजवान वकील है नेहा राजवंश। उसका करियर अभी रंग नहीं पकड़ पाया। इनफैक्ट उसने अभी तक जीत का मुंह ही नहीं देखा। आज कोर्ट में उसका एक केस है, स्टेट बनाम जगदीश सिंह। कोर्ट में उतरने से पहले नेहा वॉशरूम जाती है और जल्दी जल्दी तैयार होती है। उसके ठीक बगल में तैयार हो रही थी सारिका रावत। पेशे से वो स्टेनोग्राफर है, यानी कोर्ट में जज क्या फैसला सुना रहा है, गवाह क्या बयान दे रहे हैं, दोनों तरफ के वकील क्या दलीलें दे रहे हैं, ये सब झटपट लिख लेना उसका काम है। खैर, नेहा सरकारी पक्ष की वकील है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब उसे मुल्जिम को सजा दिलाने के लिए लड़ना है। कोर्ट रूम में अपनी कुर्सी पर बैठते ही उसका असिस्टेंट कहता है, डिफेंस लॉयर के तेवर ठीक नहीं लग रहे, लगता है आज पूरी होमवर्क करके आया है। नेहा खुद अंदर से टेंशन में थी, पर वो जाहिर नहीं होने देती। पीछे मुड़कर अपने बॉस एडवोकेट मुकेश अहलावत को देखकर उसे थोड़ी तसल्ली होती है। थोड़ी देर में केस शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राठी बयान देता है, 3 अक्टूबर की रात उसे खबर मिली कि एक बार में अवैध ड्रग्स का सेवन हो रहा है। खबर के आधार पर पुलिस ने बार में रेड डाली। तलाशी में कुछ खास नहीं मिला, मगर उन्होंने देखा कि बाथरूम अंदर से बंद है। दरवाजा तोड़कर उन्होंने अंदर से बार के मालिक जगदीश को गिरफ्तार किया। मेडिकल टेस्ट में कोकीन के निशान मिले और बार की दराज से करीब 100 ग्राम कोकीन भी बरामद हुई। इसी आधार पर नेहा जगदीश को दोषी साबित करना चाहती थी, मगर डिफेंस लॉयर ने सारा खेल पलट दिया। उसने तर्क रखा, कोकीन के पैकेट पर जगदीश के फिंगरप्रिंट नहीं है, किसी ने उसे ड्रग्स लेते हुए तो छोड़िए, ड्रग्स के आसपास भी नहीं देखा, तो ये पक्के तौर पर कैसे कहा जा सकता है कि दराज में कोकीन जगदीश ने ही रखी थी? हो सकता है किसी और ने रखी हो। पलटवार करते करते नेहा गड़बड़ा जाती है और केस उसके हाथ से फिसलने लगता है। जज अगली हियरिंग की तारीख देकर नेहा को मजबूत सबूत लाने को कहता है। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त नेहा को एक और झटका लगता है। उसकी परफॉर्मेंस से मुकेश अहलावत नाखुश है। वो नेहा से कहता है कि ये केस वो उससे टेक ओवर करके खुद लड़ेगा। ये सुनकर नेहा गिड़गिड़ाने लगती है कि उसे एक मौका और दे दिया जाए। अहलावत बिना कोई पक्का जवाब दिए सोचकर बताने की बात कहकर चला जाता है। तभी नेहा अपने पिता को भी देखती है। वो अपना केस जीतकर अपने क्लाइंट विक्रम बजराल को लेकर बाहर निकल रहे थे। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से मीडिया उनका इंटरव्यू ले रही थी। नेहा का असिस्टेंट कहता है, आपके पापा तो सच में जीनियस हैं, आप उनकी फर्म में भी तो ज्वाइन कर सकती हैं। नेहा बताती है कि उसके पिता की फर्म ज्वाइन करना इतना आसान नहीं, पहले काबिलियत साबित करनी पड़ती है। अपनी बेटी के लिए भी उनके पास कोई रियायत नहीं। इधर सारिका कोर्ट की ड्यूटी खत्म करके चुपके से कुछ कागजात इकट्ठा कर लेती है, फिर बाजार से सौदा सुलभ करके घर लौटती है। सारिका का पति लकवाग्रस्त है, वो कोई काम नहीं कर सकता। पति, बेटी और पूरे घर की जिम्मेदारी सारिका अकेले संभालती है। उसकी बेटी ने अच्छे नंबरों से साइंस फैकल्टी में दाखिला पाया है, मगर पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा है। बेटी खर्चे की वजह से एडमिशन ना लेने की बात कहती है, पर सारिका उसे बेफिक्र होकर दाखिला लेने को कहती है। जो भी खर्चा हो वो संभाल लेगी। हालांकि सारिका जानती थी कि इतना खर्च उसकी हैसियत से बाहर है, पर जिम्मेदारी की बात ही ऐसी है, हैसियत ना हो तब भी रास्ता निकालना ही पड़ता है। खैर, उधर नेहा के पिता रवि राजवंश ने आज एक पार्टी रखी थी, क्योंकि उनकी लॉ फर्म के 25 साल पूरे हो रहे थे। नेहा पार्टी में थोड़ी देर से पहुंचती है। वो इशारों में पिता से कहती है कि वो फर्म ज्वाइन करना चाहती है, पर रवि कहते हैं जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं रहती, तुम्हें खुद को साबित करके ही ये फर्म ज्वाइन करनी होगी। नेहा पूछती है कि वो कैसे साबित करे। रवि कहते हैं, अगर तुम लगातार 10 केस जीत गई तो मैं तुम्हें फर्म में पार्टनर बना लूंगा, और अगर एक भी केस हार गई तो मुझसे कोई मदद नहीं मिलेगी। नेहा ये डील मान लेती है। फिर रवि उससे आज के केस के बारे में पूछते हैं। नेहा हारने वाली बात पिता से छुपाना चाहती है,
मगर उसका भाई आकर सारी बात बता देता है। रवि उसे कुछ उल्टा सीधा कहने के बजाय एविडेंस इकट्ठा करने की सलाह देते हैं। तभी रवि का क्लाइंट विक्रम बजराल वेटर के बर्ताव और ड्रिंक्स को लेकर चिल्लम पॉम मचाने लगता है। रवि उसे संभालने आगे बढ़ते हैं। ये उनका खास क्लाइंट है, इसलिए वो उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं। इसी दौरान कोई पार्टी के अंदर से एक गिलास बड़ी सावधानी से चुरा लेता है, इस तरह कि उस पर फिंगरप्रिंट ना पड़े। यहाँ पार्टी चल रही थी, पर नेहा के अंदर डर पल रहा था। उसने अहलावत को आखिरी मौके के लिए मैसेज किया था, मगर जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद अहलावत का जवाब आता है कि वो उसे आखिरी मौका दे रहा है और नेहा के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। अगले दिन वो इनाया कोठारी की फूड ब्लॉगिंग की वीडियो देखते देखते कोर्ट जा रही थी। अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है। नेहा देखती है कि सड़क पार करते हुए सारिका का लगभग एक्सीडेंट होते होते बचा। दोनों को कोर्ट ही जाना था, तो नेहा सारिका को गाड़ी में बैठा लेती है। रास्ते में दोनों थोड़ी बातचीत करती हैं। सारिका पूछती है कि नेहा को प्रोसिक्यूशन कैसा लग रहा है। नेहा केस को लेकर बहुत डिप्रेस थी और सारिका ये भांप लेती है। गाड़ी से उतरते वक्त सारिका उसे एक छोटी सी टिप देती है। प्रोसिक्यूटर आमतौर पर इसी पर ध्यान देता है कि मुल्जिम ने क्या क्या किया, पर वो ये नहीं देखता कि उसने क्या नहीं किया। ये बात नेहा के दिमाग में बैठ जाती है। 2 दिन बाद जगदीश के केस की ट्रायल थी। नेहा फिर से अच्छे से होमवर्क करने बैठ जाती है। फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट जाकर सबसे पहले जगदीश के पिछले बयान को उठाती है। जगदीश ने कहा था कि उसके बार का सीसीटीवी कैमरा कुछ दिन पहले खराब हो गया था। नेहा इसी बात को हाईलाइट करके कहती है, 2006 के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की धारा 66 के मुताबिक अगर किसी रेस्टोरेंट या कंपनी में कोई क्राइम ऑफेंस होता है और वो ऑफेंस उस संस्थान के मालिक की लापरवाही से होता है, तो उसकी जिम्मेदारी मालिक को लेनी पड़ती है। इस हिसाब से बार में कोकीन मिलने की जिम्मेदारी भी जगदीश को ही लेनी होगी। नेहा साबित कर देती है कि जगदीश ने जानबूझकर सीसीटीवी कैमरा खराब रखा था ताकि उसके बार में ड्रग्स की खरीद फरोख्त हो सके। इस जुर्म में जज जगदीश को 10 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना सुनाता है। यानी हारते हारते नेहा अपना पहला केस जीत जाती है। केस जीतकर सबसे पहले वो सारिका के कमरे में जाकर उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि सारिका के दिए छोटे से हिंट की वजह से ही वो केस को एक नए नजरिए से देख पाई। सारिका शुक्रिया कबूल करते हुए उससे एक दिन चाय पिलाने को कहती है। फिर नेहा घर लौटती है तो उसके पिता उसकी खूब तारीफ करते हैं और तारीफ सुनकर नेहा खुशी से फूल ही नहीं समाती। अगले दिन वो सारिका को एक रेस्टोरेंट में चाय पिलाने ले जाती है। दरअसल इनाया कोठारी की फूड ब्लॉग की वीडियो देखकर ही वो यहाँ आई थी। नेहा पूछती है कि सारिका ने उसकी मदद क्यों की। सारिका बताती है कि उसने कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को टेक्निकल आर्ग्यूमेंट से केस जीतते देखा है। उसने अब तक कई ऐसे केस देखे हैं जहां अपराधी छूट गया और बेगुनाह को कड़ी सजा मिली। इसलिए वो नेहा को वो टिप देना चाहती थी ताकि वो इंसाफ दिला सके। नेहा सारिका को इस्तेमाल करना चाहती थी क्योंकि सारिका ने बहुत सारे केस देखे हैं। इस फील्ड में वो काफी तजुर्बेकार है और चूंकि वो हर केस की डिटेल्स लिखती है, इसलिए वो डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों के नजरिए को समझ सकती है। इसीलिए नेहा एक और केस में उससे मदद मांगती है। ये केस प्रमोद मिश्रा नाम के एक सरकारी अफसर का है। सारिका पहले मना कर देती है क्योंकि कोर्ट के बाद उसे अपनी बेटी और फैमिली को वक्त देना होता है। नेहा कहती है बच्ची का भविष्य संवारने के लिए पैसों की भी तो जरूरत होगी, और वो सारिका को हर केस की मदद के बदले 10,000 रुपए ऑफर करती है। मगर सारिका घुमा फिराकर 20,000 मांगती है और कहती है कि कोर्ट के बाद शाम 7 बजे तक वक्त देगी और हफ्ते की छुट्टी वाले दिन काम नहीं करेगी। नेहा को पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए वो डील पर राजी हो जाती है। पर सारिका एक बात की चेतावनी भी देती है, किसी को पता न चले कि वो नेहा की मदद कर रही है, वरना उसकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। खैर, उधर रवि का वही क्लाइंट बिजनेसमैन विक्रम बजराल के घर फूड ब्लॉगर इनाया कोठारी वक्त बिताने जाती है। विक्रम दरअसल इनाया को इस्तेमाल करता था जैसे बड़े लोग यंग मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं। अंदर जाते वक्त विक्रम उसे बाहों में भरकर अंदर ले जाता है और इस सीन को कोई चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरी तरफ सारिका इंस्पेक्टर राठी के साथ करीबी वक्त बिता रही थी। दोनों शादीशुदा हैं, दोनों का अपना घर परिवार है, फिर भी वो एक नाजायज रिश्ते में बंधे हुए हैं। इधर नेहा अपने केस में फंसी हुई है। वो चाइल्ड कस्टडी में रुखसाना नाम की 19 साल की एक लड़की से मिलने जाती है। प्रमोद मिश्रा के खिलाफ रुखसाना के रेप का इल्जाम है। नेहा जब उससे पूछताछ करने जाती है तो वो रोने लगती है और घर पहुंचाने की गुजारिश करती है, पर केस खत्म हुए बिना नेहा कुछ नहीं कर सकती। इस केस में उसे कोई लीड नहीं मिल रही थी। डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रहा था कि प्रमोद और रुखसाना दोनों बालिग हैं, इसलिए जो हुआ अपनी रजामंदी से हुआ। इतना ही नहीं, रुखसाना को प्रोस्टिट्यूट का टैग देकर भी केस को हल्का करने की कोशिश हो रही थी। केस आगे बढ़ाने के लिए नेहा सारिका को फोन करके बुलाती है और दोनों बैठकर सोचती हैं कि क्या किया जाए। बातचीत के दौरान नेहा कहती है कि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रुखसाना की उम्र 19 साल है, पर उसे लगता है कि उम्र इससे कहीं कम है। सारिका सुझाव देती है कि वो इस केस में तभी टिक पाएंगे जब रुखसाना को नाबालिग साबित कर सकें। नेहा अब इसी बात पर ध्यान देती है।
अगली हियरिंग में वो एक डॉक्टर को गवाह के कटघरे में लाकर रुखसाना का बोन एक्सरे दिखाकर पूछती है कि हड्डियों की बनावट के हिसाब से रुखसाना की उम्र कितनी हो सकती है। डॉक्टर जांच कर बताता है कि रुखसाना की उम्र ज्यादा से ज्यादा 16 साल हो सकती है। नेहा को थोड़ी उम्मीद की किरण दिखती है, मगर डिफेंस पलटवार करते हुए डॉक्टर से पूछता है कि अगर हड्डियों की ग्रोथ धीमी हो तो क्या रुखसाना की उम्र 19 साल होने का चांस है। डॉक्टर के हाँ कहते ही नेहा की ये मेहनत भी बेकार चली जाती है। कोर्ट के बाद नेहा केस को लेकर खंगाल ही रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड एक प्राइवेट व्हाट्सएप लिंक भेजता है। नेहा लिंक खोलकर देखती है, ये प्रमोद मिश्रा के रुखसाना के साथ रेप की वीडियो है। वीडियो में ये भी दर्ज था कि प्रमोद ने रुखसाना से पूछा था कि उसकी उम्र कितनी है और रुखसाना ने कहा था 15 साल। यानी एक ही वीडियो में साबित हो जाता है कि प्रमोद ने रुखसाना का रेप किया और रेप के वक्त रुखसाना नाबालिग थी। इसी एविडेंस के आधार पर जज प्रमोद मिश्रा को कई धाराओं में सजा सुनाता है। आखिरकार नेहा ये केस भी जीत जाती है। लगातार 2 केस जीतने के बाद नेहा का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर वो एक के बाद एक कई केस जीत जाती है। अब तक उसके 9 केस जीत हो चुके हैं। बस एक और केस और उसके पिता की रखी शर्त पूरी हो जाएगी। इधर विक्रम बजराल के पास कोई उसकी और इनाया की सीक्रेट वीडियो भेज देता है। ये देखते ही विक्रम का दिमाग खराब हो जाता है। चूंकि विक्रम के सारे केस नेहा के पिता रवि डील करते थे, इसलिए विक्रम रवि को मैसेज करके सारी बात बताते हैं। तभी नेहा घर लौटती है और रवि वीडियो आगे प्ले नहीं करते। नेहा बताती है कि उसका बस एक केस जीतना बाकी है। रवि कहते हैं, ये मत समझना कि अगला केस आसान होगा। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार पतन की वजह बन जाता है। फिर रवि विक्रम का मामला निपटाने निकल जाते हैं और नेहा अंदर जाते वक्त टीवी पर खबर सुनती है, फ्लैट से इनाया की लाश बरामद हुई है। शुरुआती अंदाजा है कि उसने प्रेम प्रसंग के झगड़े में खुदकुशी की है। इनाया सोशल इन्फ्लुएंसर थी, इसलिए उसकी मौत पर सोशल मीडिया हैशटैग से भर जाता है। नेहा खुद भी इनाया की फैन थी, इसलिए वो भी RIP लिखकर एक पोस्ट कर देती है। अगले दिन नेहा को मुकेश अहलावत बुलाते हैं और इनाया के केस के बारे में बताते हैं। वहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ACP कुमार भी मौजूद था। कुमार बताता है कि देखने में भले खुदकुशी लगे, पर उनकी तफ्तीश के मुताबिक ये मर्डर केस है और मर्डर के लिए उन्हें विक्रम बजराल पर शक है। फाइल देखने के बाद नेहा कहती है कि वो ये केस लेना चाहती है। अहलावत बताते हैं कि उन्होंने इसी केस के लिए नेहा को बुलाया था, पर पेच ये है, मुल्जिम चूंकि विक्रम बजराल है, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी रवि उसका केस डील कर रहे हैं। यानी अगर नेहा केस लेती है तो वो कोर्ट में अपने पिता के खिलाफ लड़ेगी। जहां बड़े बड़े हाई प्रोफाइल वकील रवि के खिलाफ केस लड़ने से डरते हैं, वहां नेहा के जीतने का चांस वैसे ही कम हो जाता है। और अगर वो ये केस हार गई तो उसका फर्म ज्वाइन करने का सपना अधूरा रह जाएगा। फिर भी नेहा केस की जिम्मेदारी ले लेती है। घर लौटने पर रवि उसे ये केस लेने से मना करते हैं। यहाँ तक कि वो नेहा को अपना असिस्टेंट बनकर इस केस में शामिल होने का ऑफर भी देते हैं, पर नेहा साफ कह देती है कि वो खुद ये केस लड़ेगी। इस बात पर बाप बेटी के बीच काफी झगड़ा हो जाता है। आखिर में रवि कहते हैं कि वो कोर्ट में नेहा को जीत का जरा भी मौका नहीं देंगे। नेहा भी पिता की ये चुनौती कबूल कर लेती है। अगले दिन वो घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि अब वो अपने पिता के साये में नहीं रहना चाहती। केस शुरू होने से पहले अहलावत नेहा को फिर आगाह करते हैं कि रवि के खिलाफ केस लड़ना बेहद रिस्की है। रवि अपने प्रतिपक्ष को ऐसे हराते हैं कि उनका करियर ही तबाह हो जाता है। फिर भी नेहा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। इस बार वो अपने बाप को ही हराएगी। केस के बारे में जानने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाकर पूछती है कि उन्हें ये खुदकुशी क्यों नहीं लगती, बल्कि मर्डर लगता है। ऑफिसर बताता है कि खुदकुशी के केस में आमतौर पर इंसान सुसाइड नोट छोड़ता है, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा इनाया के गले के सस्पेंशन मार्क से लगता है कि उसने खुद को नहीं लटकाया, बल्कि उसका गला किसी चीज से दबाकर उसे मारा गया था। अब नेहा पूछती है कि विक्रम बजराल पर शक की क्या क्या वजह है। ऑफिसर बताता है कि इनाया के फोन में विक्रम के साथ फोटो और वीडियो हैं। शायद इन्हीं से इनाया उसे ब्लैकमेल करती थी। इसके अलावा क्राइम सीन पर एक टूटा ग्लास मिला है जिस पर विक्रम के फिंगरप्रिंट हैं और विक्रम उस वक्त इनाया के फ्लैट में गया था, इसका आई विटनेस भी है। तो कहा जा सकता है कि केस बिल्कुल पानी की तरह साफ है, पर कोई भी केस देखने में जितना साफ लगता है उतना होता नहीं, क्योंकि विक्रम से रवि जब जब इस केस के बारे में पूछते, विक्रम कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। अपना वकील होने के बावजूद वो रवि के सामने यही रट लगाए रहता। तो रवि उससे पूछते हैं कि फिर मर्डर के वक्त वो इनाया के फ्लैट में क्यों गया था। विक्रम बताता है कि उसे वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसे पैसे लेकर उस बिल्डिंग की छत पर जाने को कहा गया था, इसलिए वो वहां गया था।
रवि विक्रम से जितना जान पाते हैं उसी से केस की तैयारी करते हैं। कोर्ट ट्रायल के दिन जज बाप बेटी को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देखकर हैरान भी होता है और मजे भी लेता है, क्योंकि ऐसा नजारा रोज रोज नहीं दिखता। आम नजर से ये ओपन एंड शट केस था, यानी केस नेहा के फेवर में था, मगर रवि दलीलों से बस पहली ही ट्रायल में विक्रम की जमानत करा लेते हैं। एक मर्डर केस के मुलजिम की इतनी आसानी से जमानत होते देख नेहा खुद हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि प्रतिपक्ष के तौर पर उसका बाप कितना मजबूत है। खैर, जमानत कराने के बाद भी रवि बैठते नहीं। वो पता लगाते हैं कि विक्रम को जिस सिम से ब्लैकमेल किया जाता था वो सिम किसके नाम रजिस्टर्ड है। पता चलता है कि सिम अब्दुल्ला शेख नाम के एक शख्स का है, पर उसका मोबाइल काफी पहले चोरी हो चुका है। रवि विक्रम से कहते हैं कि जिन जिन लोगों से उसकी अनबन है उन सब की लिस्ट बना ले। दूसरी तरफ नेहा भी बैठी नहीं रहती। वो अपने असिस्टेंट आत्माराम और एसीपी कुमार के साथ इनाया के फ्लैट की जांच करने जाती है। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वो कैलकुलेट करके देखते हैं विक्रम सीढ़ियों से 8वीं मंजिल तक चढ़ा, वहां 45 मिनट रहा, फिर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वो आत्माराम से सीढ़ियां दौड़कर चढ़ाते हैं और देखते हैं कि आत्माराम जैसा जवान लड़का भी हांफ जाता है। तो विक्रम जैसे अधेड़ उम्र के इंसान का 45 मिनट में सीढ़ियां चढ़कर 8वीं मंजिल तक पहुंचना और धक्का मुक्की करके कत्ल करना और फिर नीचे उतरना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से विक्रम हार्ट का पेशेंट भी था, तो इस क्लू से वो कोर्ट में मर्डर साबित कर पाएंगे। फिर वो इनाया के फ्लैट में जाते हैं। फ्लैट देखकर वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये कम से कम 4 करोड़ का फ्लैट है। एक छोटी मोटी फूड ब्लॉगर के लिए इतना महंगा फ्लैट खरीदना मुमकिन नहीं। तो नेहा इसे क्लू मानकर जानना चाहती है कि इनाया ने ये फ्लैट कैसे खरीदा। लौटकर रात को नेहा सारिका के साथ चर्चा में बैठती है। वो बताती है कि आज वो सूर्य निवास टावर में इनाया के मर्डर की जांच करने गई थी और वहां उसने सारिका का ट्यूशन का पोस्टर देखा। तो वो पूछती है कि क्या सारिका वहां ट्यूशन पढ़ाती है। सारिका बताती है कि वो वहां एक लड़के को ट्यूशन पढ़ाती है। नेहा फिर पूछती है कि जहां इनाया रहती थी उसी जगह सारिका भी ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, तो क्या उसने कभी इनाया को देखा है। सारिका कहती है कि वो फूड ब्लॉगिंग की कोई वीडियो नहीं देखती, इसलिए वो इनाया को पहचानती भी नहीं थी। नेहा आगे कोई सवाल नहीं करती। अगले दिन कोर्ट की ट्रायल थी। नेहा साबित नहीं कर पाती कि विक्रम उस दिन ठीक इनाया के फ्लैट में ही गया था, और जब नेहा बताती है कि इनाया के फ्लैट में एक टूटे गिलास पर विक्रम के हाथ के निशान मिले हैं, तो रवि इसे एविडेंस टेम्पर्ड कहकर टाल देते हैं। यानी वो कहना चाहते हैं कि विक्रम को फंसाने के लिए किसी ने वो गिलास रख दिया। वो दलील देते हैं कि अगर कत्ल से पहले दोनों में झगड़ा हुआ होता तो सिर्फ एक चीज नहीं टूटती, बल्कि पूरा घर तहस नहस हो जाता। रवि का ये शक भी फेंकने लायक नहीं था। आपको याद दिला दूं, रवि के घर उनकी फर्म के 25 साल पूरे होने पर जो पार्टी हुई थी, उसी से कोई एक गिलास चुराकर ले गया था। हो सकता है उसी गिलास में विक्रम ने ड्रिंक की हो, और चूंकि उस पर उसके हाथ के निशान थे, इसलिए उसे ही मर्डर स्पॉट पर रख दिया गया। खैर, इधर एसीपी नेहा को 2016 का, यानी जिस साल इनाया ने फ्लैट खरीदा था, उस साल का बैंक स्टेटमेंट दिखाता है। हैरानी की बात ये कि उस वक्त इनाया के बैंक अकाउंट में सिर्फ 3 लाख रुपए थे, तो उसने 4 करोड़ का फ्लैट कैसे खरीदा। इस शक से पुलिस खंगालती है तो पता चलता है इनाया जिस फ्लैट में रहती थी वो फ्लैट विक्रम बजराल का था। उसी ने वो फ्लैट इनाया को गिफ्ट किया था। ये सुनकर नेहा चौंक जाती है। वजह पूछने पर एसीपी उसे ट्विस्टेड बार में आग लगने के केस की डिटेल्स खंगालने को कहता है। नेहा ऑनलाइन से जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है इकट्ठा कर लेती है। रात को नेहा से उसका बॉयफ्रेंड अक्षय मिलने आता है। दोनों करीबी वक्त बिताने के बाद नेहा सो जाती है। अचानक नींद खुलने पर वो देखती है कि अक्षय उसका लैपटॉप खंगाल कर इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है। दरअसल अक्षय नेहा के पिता की फॉर्म में नौकरी करता था। नेहा अक्षय पर गुस्सा करती है तो अक्षय बताता है कि उसने ये नेहा के पिता के कहने पर किया है। अपसेट दिल लेकर अगले दिन नेहा कोर्ट ट्रायल जाती है। रवि दलील पेश करते हैं। जिस मोबाइल से विक्रम को ब्लैकमेल किया जाता था वो मर्डर के वक्त से ही मिसिंग है, पर उसकी लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि उस मोबाइल से विक्रम को जितने भी मैसेज भेजे गए उनकी लोकेशन इनाया के फ्लैट से बहुत दूर दिखाई देती है। अगर इनाया ब्लैकमेल करती तो वह अपने ही फ्लैट से करती। इसके अलावा रवि जोर देकर कहते हैं कि विक्रम और इनाया का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तभी नेहा बोल उठती है, दोनों के बीच कनेक्शन जरूर है। 9 साल पहले ट्विस्टेड नाम के एक रेस्टोरेंट और हुक्का बार में आग लग गई थी। उस रेस्टोरेंट का मालिक विक्रम बजराल था। उस वक्त आग लगने के लिए विक्रम पर केस हुआ था, मगर सुपरवाइजर पर इल्जाम डालकर विक्रम बच गया और उस केस में गवाही देकर विक्रम की मदद की थी इनाया ने। इसी के बदले विक्रम ने इनाया को फ्लैट गिफ्ट किया था। इस जानकारी के आधार पर नेहा जज से दरख्वास्त करती है कि 2016 और 17 में विक्रम के एसएमएस से लेकर
सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कोर्ट में पेश किए जाएं। रवि उस वक्त विक्रम का केस डील कर रहे थे, इसलिए वो एविडेंस शेयर करने से मना करते हैं, पर कोर्ट के ऑर्डर पर उन्हें मजबूरन शेयर करना पड़ता है। नेहा ट्विस्टेड बार के हादसे की फाइल खंगाल कर कुछ नाम पाती है। उस वक्त बार का मालिक था विक्रम बजराल, मैनेजर था जगदीश सिंह, सुपरवाइजर था रामनाथ धामी और उस केस का की विटनेस थी इनाया। उस केस में रामनाथ धामी को फंसा दिया गया था, इसलिए उसने जेल के अंदर ही गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। यानी जिसकी कहानी से हमने शुरुआत की थी वो यही रामनाथ धामी था। नेहा एक बात गौर करती है, उसके पास जितने केस आए सब के सब ट्विस्टेड बार से जुड़े हैं। ड्रग्स के मामले में उसने जगदीश सिंह का केस संभाला, अब विक्रम और इनाया का केस संभाल रही है। उस वक्त के केस का डिफेंस लॉयर भी रवि था और इस केस में भी डिफेंस लॉयर रवि ही है। तो लॉजिकली देखें तो ये केस अगर नेहा जीत जाती है तो विक्रम को तो सजा होगी ही, साथ ही आज तक कोई केस ना हारने वाले रवि की रेप्यूटेशन भी खराब होगी। ये बात नेहा को बिल्कुल इत्तेफाक नहीं लगती। इतने सब को छोड़कर इन सब के केस उसी के पास क्यों आए? वो ये बात सारिका से भी डिस्कस करती है, पर सारिका इसे महज इत्तेफाक कहकर टाल देती है। मगर नेहा इस बात को टालती नहीं। वो ट्विस्टेड बार के केस में रामनाथ धामी की तरफ से जो वकील लड़ा था उससे मिलने जाती है। वकील श्याम बताता है कि रामनाथ बेगुनाह था, फिर भी वो उसे बचा नहीं पाया क्योंकि प्रतिपक्ष नेहा के पिता जैसा पावरफुल आदमी था। उसने पैसे और पावर से सारे गवाह बदल दिए थे। शाम से नेहा को एक और बात पता चलती है, उस वक्त ट्विस्टेड बार में रामनाथ का जीजा भी काम करता था। नेहा उसकी डिटेल्स भी ले लेती है। इधर 16-17 साल की पुरानी फाइल से एक अहम डिटेल निकल कर आती है। विक्रम के कॉल डिटेल से साफ है कि उसका इनाया से नियमित संपर्क था। ये देखकर रवि अपने बेटे आलोक को निर्देश देते हैं कि नेहा के साथ ये एविडेंस शेयर न किया जाए, पर आलोक अपने पिता का अन्याय और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बाकी सारी फाइलों के साथ वो भी भेज देता है। फिर माँ ने खाना भेजा है का बहाना बनाकर नेहा से मिलने जाता है। केस की फाइलें कार्टन के अंदर पड़ी थीं। नेहा खाना निकाल रही थी, तभी आलोक असली फाइल को ऊपर की तरफ निकालकर रख देता है ताकि वो आसानी से नेहा की नजर में आ जाए। आलोक के निकलते ही फाइल आत्मा नाम की नजर में पड़ती है और वो खुशी से उछलता कूदता नेहा को वो दे देता है। इस एक एविडेंस से ही विक्रम को जेल भेजना मुमकिन है। नेहा समझ जाती है कि ये उसके भाई ने ही रखी है और खुशी से उसकी आंखों में पानी आ जाता है। मगर कोर्ट ट्रायल से पहले नेहा एक और सच का सामना करती है। वो सारिका के घर जाती है, तब घर में सारिका और उसका पति लक्ष्मण थे। नेहा दोनों के साथ बैठती है और कहती है कि विक्रम और इनाया का पहले से कनेक्शन था, वो एविडेंस उसके हाथ आ चुका है। पर विक्रम ने इनाया का कत्ल नहीं किया। सारिका पूछती है, तो फिर कत्ल किसने किया? नेहा साफ कह देती है, कत्ल तुमने किया है। नेहा की इस बात पर सारिका चौंक जाती है। तब नेहा बताती है कि कल वो रामनाथ के वकील श्याम से मिली थी। उसे पता चला कि रामनाथ के जीजा का नाम लक्ष्मण है, जो ट्विस्टेड बार के एक्सीडेंट के वक्त वहीं काम कर रहा था। उसी हादसे में वो लकवाग्रस्त हो गया और रामनाथ की बहन का नाम था सारिका। सारिका उस वक्त प्रेग्नेंट थी, फिर भी भाई को बचाने के लिए उसने आसमान जमीन एक कर दिया था, मगर भाई को बचा नहीं पाई और इसीलिए सारिका बदला लेना चाहती थी। उसने अपना पहला शिकार बनाया जगदीश सिंह को। इसके लिए सारिका ने पहले इंस्पेक्टर राठी के साथ रिश्ता बनाया, फिर उसी से जगदीश के बार में ड्रग्स रखवाकर उसे फंसा दिया। जब वो केस नेहा के हाथ आया तो सारिका ने नेहा को टिप देकर केस जिता दिया, जिससे जगदीश को सजा हो गई। सारिका अब कबूल करती है कि उसका भाई बहुत ईमानदार आदमी था, उसे झूठे में फंसाया गया था। लक्ष्मण बताता है कि विक्रम और जगदीश ने अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन किया था। सुपरवाइजर रहते हुए जब रामनाथ फायर एग्जिट रखना चाहता था तो जगदीश ने ही उसे रोका था। नतीजा, आग लगने पर सबकी जान खतरे में पड़ गई। उस केस में सिर्फ विक्रम और जगदीश ही दोषी थे, फिर भी उन्होंने रामनाथ को फंसाकर खुद को बचा लिया। नेहा पूछती है कि सारिका ने इनाया को क्यों मारा। सारिका और लक्ष्मण बताते हैं कि ट्विस्टेड बार के हादसे में इनाया समेत कई लोग फंस गए थे। बाकी सारा स्टाफ भाग गया, मगर रामनाथ और लक्ष्मण ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन सबको बचाया था। फिर भी विक्रम के पैसों के आगे वो सब बिक गए। आखिर में बच गई थी सिर्फ इनाया की गवाही। पूरा केस उसी पर टिका था। इनाया ने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो कोर्ट में सच बोलेगी, मगर कोर्ट में उसने रामनाथ को ही फंसा दिया और इसके बाद से ही रामनाथ का इंसानों पर से भरोसा उठ गया। जिसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया, उसके अंदर जरा सी भी कृतज्ञता नहीं। वो समझ गया कि वो इस सिस्टम से नहीं जीत पाएगा, इसीलिए उसने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इसीलिए सारिका ने इनाया से भी बदला लिया। इनाया से बदले के लिए उसने पहले उसी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर ट्यूशन ली ताकि उसके आने जाने पर किसी को शक ना हो। फिर उसने इनाया के कत्ल के लिए एक तारीख तय की। उस दिन वो ट्यूशन पर 10 मिनट पहले गई और 10 मिनट पहले ही खत्म कर दी। फिर वो 8वीं मंजिल पर इनाया के घर आकर उसका कत्ल करके निकल गई।
बिल्डिंग में सारिका के घुसने और निकलने की सीसीटीवी फुटेज भी है और उसके पास कत्ल का मोटिव भी है। तो नेहा चाहे तो उसे सजा दिलवा सकती है, मगर सारिका कहती है ये सब सिर्फ सर्कमस्टेंसेस हैं, कोई ठोस एविडेंस नहीं, इसलिए नेहा कुछ साबित नहीं कर पाएगी। तभी नेहा अपना मोबाइल निकालकर उन्हें सुनाती है। अब तक की सारी बातें उसने रिकॉर्ड कर रखी हैं। नेहा जाने लगती है, तभी सारिका कहती है ये केस तुम्हें देना रिस्की था, फिर भी मैंने दिया, पर अब लगता है तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की, क्योंकि तुम तो अपने बाप की ही बेटी हो, तो नेचर भी एक जैसा ही होगा। नेहा पलटकर जवाब देती है कि उसने भी सारिका पर भरोसा किया था, मगर सारिका ने अपने पिता से बदला लेने के लिए नेहा को इस्तेमाल किया। दरअसल नेहा से सारिका की मुलाकात इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि सारिका ने जानबूझकर नेहा को टारगेट किया था। नेहा एक और बात गौर करती है, ट्विस्टेड बार से जुड़े सबके केस उसी के हाथ आए, यहाँ तक कि इनाया मर्डर जैसा बड़ा हाई प्रोफाइल केस संभालने की काबिलियत अभी नेहा में नहीं थी, फिर भी अहलावत सर ने वो केस उसे दिया। इसी शक से नेहा सारिका से पूछती है, मुझे केस दिलवाने के लिए क्या तुम राठी की तरह अहलावत सर के साथ भी नाजायज रिश्ते में थीं? ये सवाल सुनकर सारिका सख्त हो जाती है, फिर भी खुद को संभालते हुए कहती है कि लोगों को घूस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास तो बस ये जिस्म ही है, इसलिए उसने इसी को इस्तेमाल किया। हालांकि ये कहते हुए सारिका का सीना फटा जा रहा था। खैर, सारिका अपना मामला पूरी तरह नेहा पर छोड़ देती है। घर लौटने से पहले नेहा अपने पिता से मिलने जाती है और पूछती है कि ट्विस्टेड बार के केस में विक्रम दोषी था या नहीं। रवि कहते हैं, कौन दोषी है या कौन बेगुनाह ये तय करना मेरा काम नहीं, मेरा काम है क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना, और मैंने वही किया। पिता की इस बात से नेहा समझ जाती है कि विक्रम ही असली अपराधी था। अगले दिन कोर्ट ट्रायल शुरू होती है। सारिका को लगा था कि नेहा उसी का मामला कोर्ट में उठाएगी, पर नेहा उसे राज रखकर आलोक की दी इन्फॉर्मेशन कोर्ट में पेश करती है। ट्विस्टेड बार केस में विक्रम के कहने पर इनाया ने झूठी गवाही दी थी, जिसकी वजह से केस खत्म होने के 2 हफ्ते बाद ही विक्रम ने इनाया को फ्लैट गिफ्ट किया था। नेहा इनाया के फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स भी पेश करती है जो विक्रम के नाम पर थे। सब कुछ साबित हो जाने पर जज विक्रम को इनाया मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाता है। साथ ही ट्विस्टेड बार के केस को दोबारा री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है, और इसके साथ ही नेहा के लगातार 10 केस जीत पूरे हो जाते हैं। साथ ही रवि की जिंदगी की पहली हार के साथ उसकी रेपुटेशन भी गिर जाती है। फिर भी रवि को थोड़ा सुकून था, क्योंकि वो अपनी ही बेटी से हारे थे। रवि नेहा को अपनी फर्म का पार्टनर बनने को कहते हैं, पर नेहा पिता को ऑफर ठुकरा देती है, क्योंकि उसकी और पिता की आइडियोलॉजी अलग है। रवि भी बेटी की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे शुभकामनाएं देकर चले जाते हैं। केस खत्म होने पर सारिका नेहा से मिलने आती है। नेहा सारिका से अपसेट थी, क्योंकि बदले की आग में उसने भी कानून तोड़ा था। फिर भी नेहा ने सारिका को इंसाफ दिलाने में मदद की, क्योंकि वो अपने पिता के कामों पर शर्मिंदा थी। सारिका छलछलाती आंखों से नेहा को शुक्रिया कहकर चली जाती है, और इसके बाद नेहा आजादी से वकालत शुरू करती है। वो दूसरों जैसी नहीं थी, वो सिर्फ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ही लड़ती थी। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, कानून को सबके लिए बराबर बनाना होगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कानून सबके लिए बराबर है। ये बात सिर्फ किताब के पन्नों पर नहीं, बल्कि हकीकत में भी नजर आएगी, और हम उसी दिन के इंतजार में हैं। खैर, सब खुश रहिए, कानून का सम्मान कीजिए और उसके सही इस्तेमाल को यकीनी बनाइए, तभी अपने आप क्राइम रेट कम होगा। शुक्रिया।